ओके। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था एनवायरनमेंट्स के बारे में, कौन कौन से सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट्स होते हैं और कौन कौन से में क्या क्या डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है जो सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो ये मेनली तीन टाइप के पैरामीटर्स है। फर्स्ट इज फिजिकल पैरामीटर, सेकंड इज केमिकल पैरामीटर एंड थर्ड वन इज योर बायोलॉजिकल पैरामीटर। ये जो तो तुम्हारे पैरामीटर्स होते हैं ना, ये क्लाइमेट और वेदर और टेक्टोनिक कंडीशन से कंट्रोल होते हैं मोस्टली। ठीक है। आपने जितने भी प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर अपन ने रिपल मार्क्स जितने भी स्ट्रक्चर अपन ने देखे, उन सबको एनालाइज करने के बाद, उनकी स्टडी करने के बाद ना, अपने को कुछ पैरामीटर सामने आते हैं कि ये पैरामीटर अपने सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो इन पैरामीटर्स को तीन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला फिजिकल, सेकंड केमिकल एंड द थर्ड इज बायोलॉजिकल। सो फर्स्ट फिजिकल पैरामीटर्स में कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं। तो तुम्हारा टेम्परेचर आता है कि टेम्परेचर कैसा है। देखो, टेम्परेचर का अगर तुम्हारे टेम्परेचर वार्म है तो तुम्हारा जो कोरल रीफ है ना वही बनेगा। अगर टेम्परेचर वार्म नहीं है ना तो तुम्हारा क्या है, स्ले और सैंड से रिलेटेड जो भी सेडिमेंट्स है उनका डिपोजिशन होगा। इसलिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। वाटर डेप्थ, देखो अगर ज़्यादा वाटर डेप्थ तुम्हारी होगी तो तुम्हारे ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे तुम्हारे ना डीप मरीन जो एनवायरनमेंट्स होंगे ना, वहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन की कमी होगी। इसलिए जो फिजिकल पैरामीटर भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो करंट हो गया, तुम्हारा वेलोसिटी हो गया, डायरेक्शन हो गया, ये सब कौन सा सेडिमेंट्स किस टाइप से डिपॉजिट करेगा। पहले कोरोजन सेडिमेंट नीचे, सबसे नीचे, फिर उसके बाद सैंड टाइप के जो पार्टिकल्स आएंगे, फिर ऊपर ना फाइनर, ठीक है, फिर उससे भी जो फाइनर क्ले, जो मड टाइप का जो मटेरियल होगा वो सबसे ऊपर होगा। सनलाइट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो तुम्हारे जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो फूड प्रोसेस होगा वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से होता है। इसलिए सनलाइट भी इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो विंड स्पीड और डायरेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है। जो एलोविन एलोविन जो तुम्हारा एनवायरनमेंट हो गया उसमें ना सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं बाय विंड से। तो विंड स्पीड स्पीड इज आल्सो इम्पोर्टेंट। केमिकल पैरामीटर तुम्हारे ना वाटर कंपोजिशन, सैलिनिटी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जो एवोपराइट्स होते हैं उसमें तुम्हारा कौन सा मिनरल है और सैलिनिटी कितनी है, इसी पे ना तुम्हारा प्रिसिपिटेशन डिपेंड करता है। मिनरोलॉजी, सेडिमेंट्स की मिनरोलॉजी कैसी होती है उन पे डिपेंड करता है। तो और तुम्हारे जो बायोलॉजिकल जो पैरामीटर है ना, देखो वो लैंड पे देखो, लैंड पे कौन से पैरामीटर्स होंगे तुम्हारे। सोइल तुम्हारी कैसी है, ग्रास कैसा है, फॉरेस्ट कवर कैसा है, लाइफ स्टाइल ऑफ द लैंड, एनिमल्स कैसा है। देखो ये सब तुम्हारे जो कौन सा वेजिटेशन, कौन से पीरियड में कौन सा वेजिटेशन ज्यादा था, ठीक है, कौन से टाइप के प्लांट्स ज्यादा थे। आज के टाइम पे वही अपने को ना उन्हीं के ट्रेसेस मिलते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हो तो ओवर ग्राजिंग और डिफोरेस्टेशन और ओवर कल्टीवेशन सोयल का ना एनिमल से। इससे क्या होगा, अगर ओवर ग्रेजिंग होगी, डिफोरेस्टेशन होगा और ओवर कल्टीवेशन होगा सोयल का, ये तो क्या होगा कि रेट ऑफ द इरोजन ज्यादा होगा तुम्हारा एक एरिया में। तो तुम्हें आज के टाइम पे ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे ना कि रेट ऑफ द इरोजन ज्यादा मिलता है। तो इसका मतलब ये होगा कि उस टाइम के जो एनिमल्स थे ना उन्होंने ओवर ग्रेजिंग किया, वहाँ पे डिफोरेस्टेशन किया, ओवर कल्टीवेशन किया। इसकी वजह से तुम्हें कैटास्ट्रोफिक इंक्रीज, मतलब कि एक बहुत ज्यादा इंटेंस इंक्रीज मिलता है तुम्हें इरोजन का। और इन सब का जब इरोजन होगा तो ये कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट भी होंगे। इसके बिल्कुल कंजर्वली देखो, अगर तुम्हारे डेजर्ट में किसी टाइप की न्यू फ्लोरा वहाँ पे बस जाती है, कोलोनाइजेशन हो जाता है उसका, तो यहाँ पे तुम्हारा जो सेडिमेंट्री जो प्रोसेस है उसका इरोजन कम होगा। तो इसलिए इसका रिवर्स प्रोसेस है। सो अंडर वाटर के अंदर तुम्हारा एग्जांपल है टाइप एंड द अबंडेंस ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट। किस टाइप के तुम्हारे प्लांट्स है, किस टाइप के एनिमल्स है। देखो जो जिस टाइप के एनिमल्स होंगे ना उसी टाइप के, अगर तुम्हारे जो एनिमल्स कार्बोनेट सीक्रेट ज्यादा करते हैं वो अगर एनिमल्स होंगे तो तुम्हारे कैलकेरियस रोग बनेगी। अगर सिलिका वाले एनिमल्स होंगे तो तुम्हारा क्या होगा, सिलिशियस रोग ज्यादा बनेगी। जैसे एग्जांपल स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द मरीन एनवायरनमेंट्स कंट्रीब्यूट टू द सेडिमेंट्री फॉर्मेशंस। अपन ने देखा था
कि स्केलेटन मतलब कि और कौन-कौन से ऑर्गेनिज्म क्या-क्या प्रिसिपेट्स करते हैं और उनके अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो कैल्साइट प्रिसिपेट करता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है जो सिलिका का प्रिसिपिटेशन करता है, फिर उससे कौन से टाइप की रॉक बनती है और कैसे डिपोजिशन होगा, ये सब अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। बस ये पैरामीटर्स है कि पैरामीटर्स किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं। तो अ, अपन ने कार्बोनेट रीफ पढ़ा, सॉरी कोरल रीफ पढ़ा था। कोरल रीफ के अंदर अपन ने कुछ ऐसे देखा था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कैल्साइट मिनरल्स का प्रिसिपिटेशन करते हैं। तो वो उन एनिमल्स के बायोडाटा जो इकोलॉजी होती है वो तुम्हारे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स में काउंट होते हैं। ये वाटर की जो इक्विलिब्रियम होता है उसको चेंज करते हैं और किस टाइप से तुम्हारा मिनरल प्रिसिपेट होगा, ये पैरामीटर्स ये सब डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो तुम्हारे पैरामीटर्स है आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इन पैरामीटर में अगर कुछ स्मॉल चेंज भी होगा तो एक दूसरे पर ना एक सिग्निफिकेंटली अमाउंट का इफेक्ट ये डालेंगे। आज के टाइम पे जो तुम्हारे मॉडर्न जितने भी सेडिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं उनका डिपोजिशन हो रहा है, उन सब का ना अपन स्टडी करते हैं और स्टडी से अपन इन सब पैरामीटर्स के बारे में जानते हैं। एक एक प्रिंसिपल होता है यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का मतलब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले के टाइम पे अर्थ में जो भी चेंजेस हो रहे थे वो एक यूनिफॉर्म चेंजेस थे। यूनिफॉर्म चेंजेस का मतलब जो पहले जो अर्थ में चेंजेस हो रहे थे ना वो चेंजेस आज भी हो रहे हैं। तो आज आज के चेंजेस से आज के चेंजेस की स्टडी से अपन ये पता लगा सकते हैं कि एंशियंट सेडिमेंट्री जो रॉक है उनका ओरिजिन क्या होगा। तो ये एक प्रिंसिपल है और उस प्रिंसिपल की थ्योरी ये है। सो अपन ने अब एनवायरनमेंट पे आते हैं। अपन सबसे पहले अपन ने ना फ्लूवियल एनवायरनमेंट के बारे में देखते हैं। फ्लूवियल एनवायरनमेंट तुम्हारा रिवर से एसोसिएटेड होता है कि रिवर तुम्हारी कहाँ से देखो ज, देखो यहाँ पे ना तुम्हारी स्टार्टिंग में क्या होता है कि यहाँ से रिवर बनती है। रिवर जब बनती है अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स वगैरह को लेके आती है, साथ साथ में सेडिमेंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ उनका फिर डिपोजिशन हो जाता है। कहाँ कहाँ पे डिपोजिशन होता है, यहाँ पे तुम्हारा डिपोजिशन होता है ट्रिब्यूटरीज पैटर्न बोलते हैं इसको। आगे आएगा जब देखेंगे ट्रिब्यूटरीज एंड सॉरी डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है तुम्हारा। तो सो रिवर्स में ना जो तुम्हारा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट का टाइप है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड से रिलेटेड तुम्हारे जितने भी डिपोजिशन होंगे उसमें। अब सेडिमेंट्स में तुम्हारे ना प्लास्टिक ग्रेन्स भी हो सकते हैं, सॉरी मतलब कि प्लास्टिक ग्रेन्स भी हो सकते हैं और तुम्हारा जो बायोलॉजिकल मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल वो भी हो सकता है। फ्लूवियल का जो मतलब होता है वो उसका मतलब होता है कि एनीथिंग एसोसिएटेड विद द रिवर्स, रिवर्स से एसोसिएटेड जितने भी डिपोजिशन होंगे वो सब फ्लूवियल एनवायरनमेंट में आएंगे। एलुवियल एलुवियल और एलुवियम अपन ने लास्ट क्लास में जब पढ़ा था तो अपन ने पढ़ा था कि एलुवियम एक ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर है और ट्रायंगल शेप सेडिमेंट्स है। इन सेडिमेंट्स में क्या आता है तुम्हारा ग्रेवल आ सकता है, सैंड आ सकता है, लेकिन जो मेनली आता है ना एलुवियम में आता है तुम्हारा सिल्ट साइड जो क्ले होते हैं वो आते हैं। तो एनीथिंग रिलेटेड टू द एलुवियम, एलुवियम तुम्हारा एक ट्रायंगुलर शेप एक सेडिमेंट्स बॉडी है जिसमें तुम्हारे ग्रेवल, सैंड और स्लिट आते हैं, मोस्टली स्लिट आते हैं। ये जो एलुवियम है तुम्हारे ये भी ना डिपोजिशनल सिस्टम की तरह होते हैं। तो रिवर्स में देखो ये तुम्हारे रिवर्स है। तो रिवर में जो तुम्हारे ये जो पार्ट है ना इस पार्ट को चैनल बोलते हैं कि ये चैनल फ्लो हो रहा है। और ये जो साइड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं बैंक, बैंक या ओवर बैंक। ठीक है, तो
जो नॉर्मली जो वाटर फ्लो होता है ना, उसको कन्फाइंड होता है चैनल्स में, मतलब कि चैनल्स के थ्रू ही फ्लो होता है। समटाइम्स और मतलब कि जब फ्लड आती है तो फ्लड प्लेन डिपॉजिट्स होते हैं तुम्हारे, उनके बारे में आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो फ्लड प्लेन, जो ओवर बैंक एरिया और द फ्लड प्लेन एरिया, वो प्लेन होते हैं। देखो तुमने कभी भी देखा होगा, अगर नदी में कभी भी बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी जिस जिस एरिया में अगर तुम्हारा जाता है, वो एरिया तुम्हारा ओवर बैंक एरिया और तुम्हारा क्या फ्लड प्लेन एरिया कहलाता है। और रिवर जो एनवायरनमेंट है तुम्हारा, फ्लूवियल जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे ना जो सेडिमेंट्स तुम्हारे डिपॉजिट होंगे वो कहाँ पे होते हैं। एक तो तुम्हारे ना ओवर बैंक का मतलब हो गया तुम्हारा किनारे, और ये जो फ्लड प्लेन्स हो गए तुम्हारे, कि जहाँ पे तुम्हारा फ्लड का पानी गया है। और दूसरा तुम्हारा जो बेड है, रिवर का बेड, वहां पे तुम्हारे सेडिमेंट्स अक्यूमुलेट होते हैं। फ्लड कब आती है, जब वाटर की सप्लाई ज्यादा हो जाती है उसकी कैरिंग कैपेसिटी से। ठीक है। अब रिवर के टाइप देखो, रिवर के टाइप क्या होते हैं। देखो, जो तुम्हारे एक पैरामीटर होता है सीनियोसिटी। सीनियोसिटी का मतलब क्या होता है कि ये तुम्हारी रिवर है, और इस टाइप की जो रिवर होती है, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स, इनको बोलते हैं मिएंडर, मिएंडरिंग ऑफ रिवर्स। और ये एक लूप तुम्हारा जो होगा, एक लूप को बोलते हैं मिएंडर। ठीक है, मिएंडर लूप। सीनियोसिटी होती है तुम्हारी ना डिस्टेंस ऑफ द टू रेशियोज। ये तुम्हारे दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस हो गई अलोंग द रिवर, अलोंग द रिवर, और द सेकंड स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। इन दोनों के जो अगर रेशो हो गया, उनको सीनियोसिटी बोलते हैं। सो अगर रेशो लेस देन 1.5 है तो तुम्हारे जो सिंगल चैनल है स्ट्रेट रिवर कहलाएगी। अगर इसका लेस देन 1 है, सॉरी 1.5 है, तो मिएंडरिंग। सो इसको बोलते हैं मिएंडरिंग। दूसरे टाइप की जो रिवर्स होगी तुम्हारी ना, मल्टी चैनल रिवर। मल्टी चैनल रिवर्स रिवर्स के अंदर क्या हो गया तुम्हारे ना, ये डिपोजिशन हो जाता है सेडिमेंट्स का, और इस टाइप के जो स्ट्रक्चर तुम्हारे बनते हैं, इनको बार्स बोलते हैं। और इन टाइप बाहर से जो रिवर बनती है उनको बोलते हैं ब्रेडेड, ब्रेडेड रिवर। ठीक है। और ब्रेडेड रिवर तुम्हारी कब बनती है, जब तुम्हारा ना फ्लो बहुत, रिवर में ना फ्लो बहुत कम आ रहा है। जैसे ही तुम्हारा ना फ्लो कम आता है, जो सेडिमेंट्स फ्लो स्ट्रीम तुम्हारी कैरी करती है, उनका डिपोजिशन हो जाता है रिवर में ही। तो वहां पे तुम्हारा बनता है ब्रेडेड और मल्टी चैनल रिवर्स। अनास्टमस अनास्टमसिंग जो रिवर होती है, वो इस टाइप की होती है कि इनमें ना एक से ज्यादा चैनल बन जाते हैं। ठीक है। बार्स कहाँ बनते हैं, जहाँ पे तुम्हारी नॉन फ्लड सिचुएशन होती है, कि बहुत ही कम फ्लो होता है तुम्हारा वाटर का, तो वहां पे तुम्हारे बनते हैं बार्स। ठीक है। ब्रेडेड और जो मेंडरिंग जो रिवर है ना, वो बहुत कॉमन होती है। और स्ट्रेट टाइप की जो रिवर होती है ना, वो कॉमनली नहीं मिलती है, क्योंकि मेंडरिंग एक जो प्रोसेस होता है, तो मेंडरिंग जो प्रोसेस होता है, मेंडरिंग प्रोसेस से तुम्हारी रिवर अपनी पोजीशन ना टाइम के साथ बदलती रहती है। ये टाइम के साथ ये बदलती रहती है, और मतलब 100 ईयर्स के बाद ना तुम्हारी जो रिवर्स है उसकी पोजीशन कुछ हट जाएगी और चेंज हो जाएगी। तो ये डिपोजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, मिएंडरिंग, मिएंडरिंग को समझना अच्छे से। कैचमेंट एरिया, वो एरिया जो तुम्हारा, देखो रिवर्स के अंदर पानी कहाँ से आता है तुम्हारा ना, जहाँ से देखो, एक तो रिवर का ओरिजिन होता है जहाँ से रिवर तुम्हारी बनती है, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स होते हैं, वहां से आइस पिघलती है और आइस के साथ तुम्हारा पानी आता है। एक दूसरा, रेन के टाइम पे क्या, तुम्हारा जो सरफेस वाटर है ना, वो छोटे छोटे स्ट्रीम और नालों से ना बहता बहता ना एक जगह इकट्ठा हो जाता है। उस जगह से ना बड़ी स्ट्रीम्स बनती है, और बड़ी स्ट्रीम मिलकर एक रिवर बनाती है। तो कैचमेंट एरिया ना लैंड का वो एरिया है जिससे तुम्हारा सरफेस वाटर ना उन सब में फ्लो करता है उस एरिया में, और एक तुम्हारा रिवर बनाता है। तो कैचमेंट एरिया में ना सरफेस वाटर और तुम्हारा ग्राउंड वाटर भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारा जो ग्राउंड वाटर के तुम्हारे एक्वीफर्स होते हैं, वो एक्वीफर्स भी तुम्हारे कैचमेंट एरिया में कंक्लूड करते हैं। अब कौन से फैक्टर तुम्हारे वाटर की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, साइज ऑफ द कैचमेंट एरिया।
अगर स्मॉल साइज होगा कैचमेंट एरिया का, तो तुम्हारे लिमिटेड कैपेसिटी होगी वाटर की स्टोर करने की, सॉइल में, ग्राउंड वाटर और इन सब में, रिवर्स में। क्लाइमेट, क्लाइमेट का इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो ट्रॉपिकल, जो तुम्हारे एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया में रेनफॉल रेगुलर होती है, इसलिए ना यहाँ पे कंटिन्यूसली सप्लाई होती है वाटर की रिवर में, तो तुम्हारे पानी जो होगा कंटिन्यूसली आता रहेगा। लार्जर रिवर सिस्टम, जो ट्रॉपिकल एरियाज में जो लार्जर रिवर सिस्टम होती है, वहाँ तो वहाँ सप्लाई कॉन्स्टेंटली होती है, ठीक है। और तुम्हारा डिस्चार्ज जो होता है ना, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन द रिवर इन द टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है, उसको ना डिस्चार्ज कहते हैं। कैचमेंट एरिया एंड द डिस्चार्ज दो अलग अलग टेक्निकल वर्ड है। जो रिवर्स तुम्हारी ना छोटी होती हैं और सीजनली रेनफॉल है ना, उनमें ना वेरिएबल डिस्चार्ज होता रहता है तुम्हारा, क्योंकि पानी सीजनल सीजन के हिसाब से आएगा। बारिश हुई तो तुम्हारा पानी आएगा, और पानी आएगा तो ही तुम्हारा डिस्चार्ज होगा। एम्फीमरल रिवर्स का मतलब होता है कि बहुत ही कम जो सूखी हुई रिवर्स होती है ना, वो क्षणिक रिवर्स, उनमें ना सिर्फ रेन के टाइम पे ही पानी आएगा। ऐसी रिवर्स को बोल ऐसी ऐसी जो रिवर्स होती है वो ड्राई रिवर्स होती है। एग्जाम्पल है तुम्हारा राजस्थान का लूनी रिवर्स। तीन स्टेजेस होती है तुम्हारी फ्लो की। जो पहली जो स्टेज होती है ना, वो पहला स्टेज होता है कि तुम्हारा कि लो फ्लो स्टेज। लो फ्लो स्टेज में क्या होता है कि तुम्हारा वाटर का लेवल है बहुत ही कम है जो तुम्हारे किनारे हैं उनसे। हाई फ्लो स्टेज का मतलब है कि तुम्हारा रिवर फुल भरी हुई है बैंक्स तक, लेकिन ओवर फ्लड भी नहीं हो रहा है। और फ्लड या फिर रिवर बैंक फ्लड का मतलब ये हो गया है कि जब कैपेसिटी एक्सीड हो जाए तुम्हारे कैरिंग कैपेसिटी से, इस टाइम पे ना तुम्हारे फ्लड की सिचुएशन आती है। जो तुम्हारा थालवैग होता है ना, थालवैग होता है तुम्हारा लाइन ऑफ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द चैनल। देखो, जो चैनल होगा, रिवर की जो डेप्थ होगी हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट होगी। देखो यहाँ पे देख सकते हो तुम, इसकी डेप्थ यहाँ पे है, कम है, और यहाँ पे ना डीपेस्ट बहुत ज्यादा है। तो इस पॉइंट पे जो डीपेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, यहाँ पे भी कोई डीपेस्ट पॉइंट होगा, और यहाँ पे भी डीपेस्ट पॉइंट है, यहाँ पे भी डीपेस्ट पॉइंट है। इन सब पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए, तो तुम्हारा जो लाइन बनती है ना, उसको थालवैग कहते हैं। ये थालवैग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, यहाँ पे जो डीपेस्ट पार्ट होगा तुम्हारा, वहां पे हाई वेलोसिटी होगी, और फ्रिक्शन क्या होगा? सब फ्रिक्शन होगा तुम्हारा सबसे कम। जैसे तुम ऊपर की तरफ जाते हो बैंक की तरफ, यहाँ पे तुम्हारा फ्रिक्शन कम होने लग जाएगा, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सॉरी, फ्रिक्शन यहाँ से तुम्हारा इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे कम फ्रिक्शन है फ्लोर पर, और जैसे ही फ्लोर से तुम ऊपर की तरफ बढ़ते हो, तो तुम्हारा फ्रिक्शन बढ़ने लग जाता है, और वेलोसिटी हो गई तुम्हारी सबसे कम। यहाँ पे वेलोसिटी सबसे कम हो जाएगी। तो अब ये जो तुम्हारा रिवर का जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है कि जो बैंक्स है ना, यहाँ पे जहाँ पे जो हाई वेलोसिटी है, हाई वेलोसिटी होगी, वहां पे तुम्हारा होगा इरोजन। तो इस पार्ट से तुम्हारा बैंक का इरोजन होता जाएगा, इरोजन होता जाएगा। और वहां पे ओवर बैंक जो तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा ओवर बैंक है, यहाँ पे ना डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इस प्रोसेस को मीएंडरिंग कहते हैं, और मीएंडरिंग की वजह से ये अपना पोजीशन बार बार बदलती रहती है। देखो, जहाँ पे भी हाई एनर्जी होगी, हाई एनर्जी का मतलब होगा कि हाई एनर्जी मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी तुम्हारी स्ट्रीम की, ठीक है। और विग्रस फ्लो होगा तुम्हारे किसी भी वाटर बॉडीज होगा उनका। तो इस टाइम पे क्या होगा कि जब भी ज्यादा एनर्जी होगी, इरोजन होगा। और दूसरा इसका मतलब होता है कि लार्जर सेडिमेंट्स होंगे तुम्हारे, और लार्जर पार्टिकल्स होंगे। लो एनर्जी का मतलब, जहां भी लो एनर्जी की बात की जाएगी, वहां पे क्या होगा तुम्हारा डिपोजिशन होगा। और कौन से सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होगा? स्मॉलर सिल्ट, क्ले और सैंड साइज जो पार्टिकल्स होंगे, उन टाइप पार्टिकल का डिपोजिशन होगा, अगर लो एनर्जी की बात करें। कहीं भी लो लो एनर्जी की अगर बात होगी, तो वहां डिपोजिशन होगा।
और हाई एनर्जी की अगर बात की जाएगी तो वहां पे होगा तुम्हारा इरोजन। पैटर्न ऑफ द रिवर्स, देख दो टाइप की रिवर, मतलब दो टाइप के पैटर्न होते हैं तुम्हारे, एक ट्रिब्यूटरीज ड्रेनेज सिस्टम, एक डिस्ट्रीब्यूटरीज ड्रेनेज सिस्टम। इन दोनों का में क्या क्या इफेक्ट होता है, सॉरी क्या डिफरेंस होते हैं? डिफरेंस ये होता है कि ना इनकी ये कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सेडिमेंट्स और डिपोजिशन इनमें ना अलग अलग होता है, कि कहाँ एक में डिपोजिशन ज्यादा होता है और एक में डिपोजिशन कम होता है। यहाँ पे तुम्हारी ना काफी सारी स्ट्रीम्स जब मिलकर एक स्ट्रीम बनाती है, इस पैटर्न को ट्रिब्यूटरीज पैटर्न कहते हैं। और इस पैटर्न की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि यहाँ पे हाई वेलोसिटी होती है और हाई एनर्जी होती है। जहां भी हाई एनर्जी होगी वहां पे तुम्हारा क्या होगा, इरोजन होगा, और इरोजन की वजह से जो तुम्हारी कैरिंग कैपेसिटी होगी सेडिमेंट्स की वो यहाँ पे ज्यादा होगी। तो देखो, तो इस टाइप की जो जब भी तुम्हारी स्मॉल स्ट्रीम्स कन्वर्ज होंगी तुम्हारी लार्ज ट्रंक चैनल्स में, तो इस टाइप के पैटर्न को तुम ट्रिब्यूटरीज ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। तो ये एफिशिएंट होती है कैरिंग सेडिमेंट्स में। अगर इरोजन होगा तो सेडिमेंट्स को कैरिंग करेंगी, तो इसलिए ज्यादा एफिशिएंट होंगी। और यहाँ पे ना अक्यूमुलेशन नहीं होता है, डिपोजिशन और अक्यूमुलेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि वेलोसिटी इतनी ज्यादा हाई होती है कि वो उस सेडिमेंट्स को कैरी करके रखती है। डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या होता है कि जैसे तुम्हारी रिवर फ्लो होके आ जाती है, तो ये ना डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है, और जैसे जैसे इस स्ट्रीम्स में स्प्लिट होगी तो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी जब डिक्रीज हो जाती है ना तो तुम्हारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे लो एनर्जी एनवायरनमेंट हो गया, ये तुम्हारा हाई एनर्जी एनवायरनमेंट होगा, और ये फिर मिड एनर्जी एनवायरनमेंट होगा, यहाँ पे तुम्हारा कोई अक्यूमुलेशन नहीं होगा। ठीक है, देख सकते हो ट्रिब्यूटरीज पैटर्न, यहाँ पे इरोजन होगा, नो अक्यूमुलेशन। यहाँ पे ब्रेडेड रिवर बन गई, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लो फ्लो स्टेज, ब्रेडेड का रिवर कब बनती है, जब लो फ्लो स्टेज हो तुम्हारा। तो यहाँ पे ये रिवर्स मिएंडरिंग करेंगी, और मिएंडरिंग के बाद डिफरेंट आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटरीज पैटर्न में बन जाएंगे, और यहाँ पे तुम्हारा होगा डिपोजिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज जो पैटर्न है उसकी तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जहाँ पे रिवर तुम्हारी स्प्लिट होंगी डाउन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज पैटर्न कहेंगे। ये लेस एफिशिएंट होती है कैरिंग द सेडिमेंट्स। देखो यहाँ पे ना सेडिमेंट्स का कैरिंग कैपेसिटी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इरोजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिपोजिशन होगा। बाइफरकेट, बाइफरकेट का मतलब होता है कि स्प्लिट करना। यहाँ पे चैनल्स स्प्लिट होते हैं और छोटे बनते हैं जिनमें ना कम पानी आता है, तो इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी होगी वो कम होगी। तो इसमें मोस्ट ऑफ द लोड यहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है ट्रिब्यूटरीज ट्रैक में। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, डिपोजिशन कैपेसिटी ज्यादा होती है, कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। और ट्रिब्यूटरीज की कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और डिपोजिशन कैपेसिटी कैपेसिटी या फिर एक्यूमुलेशन कैपेसिटी कम होती है। रिवर्स जो इनिशियली होती हैं वो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जहाँ पे उनका एरिया ऑफ इरोजन होता है। लेकिन ये जब आगे पहुंचती है डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में डिपोजिशन होता है, जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है। तो ब्रेडेड रिवर, देखो इस टाइप के स्ट्रक्चर ना तुम्हारे ना ब्रेडेड रिवर बढ़ जाएंगे, बन जाएंगे, और इनको बोलते हैं बार्स। जब भी तुम्हारा रिवर की जो फ्लो वेलोसिटी होगी कम हो जाएगी ना, तो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि इन सेडिमेंट्स पे ना वेजिटेशन भी आ जाता है तुम्हारा। तो वेजिटेशन वगैरह आ गया तो ऑर्गेनिक जो मटेरियल होंगे तुम्हारे डिपोजिशन में वो भी मिलेंगे। तो हाई पोर्शन ऑफ द सेडिमेंट्स कैरिड बाय द रोलिंग एंड द साल्टेशन अलोंग द चैनल फ्लोर। ब्रेडेड रिवर में क्या होता है, जो कैरिंग जो सेडिमेंट्स कैरिंग किए जाते हैं ना, एक तो रोलिंग एक्शन से, एक साल्टेशन एक्शन से। साल्टेशन एक्शन क्या होता है, मैंने एक वीडियो तुम पे भेज दी। साल्टेशन एक्शन का मतलब ये होता है कि वो रोल नहीं कर रहा, जस्ट एक पोजीशन से वो दूसरे पोजीशन में चला जाता है। जैसे तुम्हारी लहरें अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है ना, ऐसे सेडिमेंट्स तुम्हारे अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो साल्टेशन प्रोसेस हो जाता है। सो तुम्हारा जो बेड लोड हो गया,
बैड लोड का मतलब हो गया ना कि जितने भी तुम्हारे सेडिमेंट्स हो गए ना उन सब का लोड। तो बैड लोड जब भी एनर्जी कम होगी, तो एनर्जी कम होते ही बैड लोड डिपॉजिट हो जाता है बार्स में, और बार्स में क्या होंगे, तुम्हारे सैंड होगा, ग्रेवल्स होगा। ठीक है। और ये तब बनते हैं जब लो फ्लो स्टेज होती है तुम्हारी। ठीक है। कभी कभी यहाँ पे ना वेजिटेशन हो जाता है। जब भी वेजिटेशन हो जाता है तो इनका इरोजेशन इरोजन जो प्रोसेस होगा वो कम होगा। तो ये ना ज्यादा सरवाइव करेंगे यहाँ पे बांस। देखो, ये जो तुम्हारा जो फ्लड प्लेन है ना, ये फ्लड प्लेन वो प्लेन होता है जब तुम्हारा जैसे जो फ्लड आ गई और जो फ्लड का जो वाटर यहाँ पे अगर भर जाता है तो तुम्हारे इस प्लेन को फ्लड प्लेन कहेंगे। ये तुम्हारे मिड चैनल्स बाहर हो गए जहाँ पे इनका ना डिपोजिशन हो रहा है। ये प्रेजेंट टाइम की रिवर है कि आज के टाइम पे अगर कोई ऐसी रिवर मिल रही है। और वेजिट रिवर मियंडरिंग की वजह से अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है। तो कुछ 100 साल पहले क्या रहा होगा कि रिवर यहाँ पे फ्लो हो रही होगी। तो ये ना वेजिटेटेड फॉर्मर बार्स है। पहले बार्स बने लेकिन फिर इसके बाद यहाँ पे ना कुछ वेजिटेशन, कुछ प्लांट्स, यहाँ पे कुछ फ्लोरा उगने लग गया। तो ये फॉर्मर बार्स है, वेजिटेटेड फॉर्मर बार्स है। तो और कुछ हजारों साल पहले क्या होंगे कि रिवर्स ना इस यहाँ पे बह रही थी और यहाँ पे फ्लो करते करते ना चैनल्स डिपॉजिट हुए और कुछ ओवर बैंक डिपॉजिट हुआ। तो ये ना डिपोजिशन प्रोसेस है इनका। रिवर में ना ओवर बैंक और चैनल्स में ही दो टाइप के डिपोजिशन होता है। पहला तो होता है ओवर बैंक और दूसरा होता है चैनल्स डिपॉजिट। तो देखो, ये यहाँ पे ना डिपोजिशन है तुम्हारा, ये हजारों साल पहले हो चुका है। और ये कुछ 100 साल पहले समथिंग तुम्हारी रिवर अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे पहुंच जाएगी। कुछ टाइम के बाद ये पोजीशन ना फिर से इधर आ जाएगी। ये फ्रिक्वेंटली चलता रहता है। ब्रेडेड रिवर में किस टाइप का जो मटेरियल होगा वो ट्रांसपोर्ट होके आएगा। ठीक है। जो सबसे जो कोरोजेस्ट मटेरियल होगा वो ट्रांसपोर्ट होके आएगा। सबसे जो तुम्हारा जो थालवेग जो पार्ट होता है, डीपेस्ट पार्ट होता है वहां पे। जो तुम्हारे मोस्टली जो बैड लोड होंगे वो बार्स पे अक्यूमुलेट हो जाएंगे और चैनल में अक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो बार्स किससे मिलके बना होता है? सैंड से, ग्रेवल से, और दोनों से भी मिलके बना होता है। देखो, ये बार भी जैसे मीएंडरिंग होते हैं ना, तो ये बार भी माइग्रेट करते रहते हैं। अगर अ, अचानक से तुम्हारा रिवर में फ्लो ज्यादा हो गया तो वो तुम्हारा बार क्या होगा, माइग्रेट हो जाएगा अप स्ट्रीम। जो अप स्ट्रीम होता है तुम्हारा, अप स्ट्रीम साइड ऑफ द बार, जो जहाँ से पहले रिवर चल के आ रही है वो अप स्ट्रीम साइड होगी, और जहाँ पे वो जा रही है वो डाउन स्ट्रीम साइड होगी। तो तुम्हारा बाई बार्स जो है माइग्रेट हो सकते हैं हाई फ्लो वेलोसिटी के कारण। ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ द बैड लोड अकर्स एट द हाई फ्लो स्टेज व्हेन द बार आर सबमर्ज्ड। जब हाई हाई फ्लो स्टेज होगी तो तुम्हारा बैड लोड का क्या होगा, मूवमेंट होगा, और तुम्हारे जो बार्स है वो डूब सकते हैं। जो तुम्हारे बार्स होंगे ना वो कंटिन्यू ना मूव करते रहते हैं। रिवर प्रोसेस में मेंडरिंग की वजह से बार मूव करते हैं, रिवर का पोजीशन मूव करते हैं, ये करते रहते हैं। तो ये सब इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ना ये मेंडरिंग होती कैसी है और कौन से प्रोसेस की वजह से ये मूव करते हैं। देखो, ये आज के टाइम की रिवर है, यहाँ पे तुम्हारे बार बन चुके हैं। और ये जो तुम्हारे देख रहे हैं अबंडेंट चैनल्स, ये पहले के टाइम कुछ 100 साल पहले ना ये रिवर्स यहाँ पे ना फ्लो कर रही थी, और फ्लो करते करते तुम्हारी यहाँ पे फिर से आ गई। ठीक है। और कुछ हजारों साल बाद ना ये रिवर की डायरेक्शन फिर से इधर हो जाएगी। तुम देख सकते हो ये जो ऊपर नीचे तुम्हारे जो प्लेन्स है ना, ये रिवर की फ्लो की वजह से हो रहे हैं डिपोजिशन। पहले रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही थी, तुम्हारा डिपोजिशन यहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद रिवर की पोजीशन चेंज हुई, तुम्हारा डिपोजिशन यहाँ पे हो गया। फिर और उसके कुछ कुछ साल पहले तुम्हारे डिपोजिशन यहाँ पे हुआ था, कुछ यहाँ पे। ऐसे तुम्हारे जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये रिवर की पोजीशन की चेंज की वजह से होते हैं। लेटरल माइग्रेशन ऑफ द बार्स बोलते हैं इन्हें।
ठीक है। जो कोरोजन जो सैंड होगा, हेलो, हेलो, कुछ डाउट है? ओके। जो कोरोजन जो सैंड तुम्हारा है वो लोअर पार्ट पे डिपॉजिट होगा, और जो फाइनल जो सैंड होगा वो जो टॉप पे डिपॉजिट होगा, और स्लिट है ना, रिप्रेजेंट करती है अमेंडमेंट ऑफ द बार्स। सिल्ट अगर जब डिपॉजिट हो गई तो उसके बाद ना बार तुम्हारा अपेंडमेंट हो जाएगा उसका। देखो, मेन रिंग क्या होती है, देखो तुमने देखा था कि थालवेग क्या होता है, कि जो डीपेस्ट पार्ट जो होता है ना, लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द डीपेस्ट पार्ट, उसको ना थालवेग कहते हैं। ये है तुम्हारा थालवेग, लाइन ऑफ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरसेक्शन। यहाँ पे वेलोसिटी हाई होगी, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है तुम्हारी, सबसे कम होती है। तो जैसे ही तुम्हारी रिवर आएगी यहाँ पे क्या करेगी, इरोजन करेगी। इरोजन की वजह से क्या हो गया, ये इधर से ये कट एज हो जाएगा, इस पार्ट को कट एज बोलेंगे। और तो यहाँ और यहाँ पे वेलोसिटी कम होती है। मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी वेलोसिटी अगर कम होती है तो कम वेलोसिटी के कारण क्या होता है, डिपोजिशन। तो यहाँ पे डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं मीएंडरिंग। धीरे धीरे ना ये यहाँ से बढ़ता जाएगा, ठीक है, और इस टाइप का तुम्हारा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये रिवर पूरी मीएंडरिंग होगी तुम्हारी। ये तुम्हारे बीच बीच में बार्स है। रिवर जनरली तुम्हारे जो साइनस पाथ होगा उस टाइप के पाथ में फ्लो करती है। जो तुम्हारी जो लाइन ऑफ द थालवेग है, जिस पार्ट में तुम्हारा ये लाइन क्लोजेस्ट बैंक के जिस साइड पे क्लोजेस्ट होती है ना, उस पार्ट में होगा तुम्हारा इरोजन, क्योंकि वो पार्ट डीपेस्ट पार्ट होता है। देखो, तो वो जोन ऑफ इरोजन होगा। और अपोजिट साइड का जो बैंक होगा वो वहां पे जो फ्लोइंग जो वाटर होगा वो धीरे फ्लो करेगा, स्लोअर। तो वहां पे होगा डिपोजिशन। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे तुम्हारा ना रिवर फ्लो होके आ रही है, तो यहाँ से इरोजन कर रही है, धीरे धीरे इरोड कर रही है, और जो अपने साथ जो पहले से सेडिमेंट्स लेके आ रही है ना, उनका डिपोजिशन तुम्हारा यहाँ हो गया, जिनको ना अपन पॉइंट बार्स बोलेंगे। ठीक है, ये अगर सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपोजिशन हो जाते हैं तो तुम्हारा क्या हो गया, इस प्रोसेस को मेंडरिंग बोलते हैं। और तुम्हारा रिवर का पोजीशन चेंज होता रहता है धीरे धीरे धीरे। तो ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तुम्हारा मेंडरिंग। और ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, चैनल माइग्रेशन। ठीक है, तो मेंडरिंग और चैनल माइग्रेशन दोनों रिलेटिव ही है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो तुम, तुम्हारा ये पॉइंट बार बन गया है, यहाँ से तुम्हारा इरोजन हो रहा है, यहाँ से तुम्हारा डिपोजिशन हो रहा है। जैसे ही तुम्हारा यहाँ पे इरोजन होगा तो ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, और ये यहाँ पे ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ये पॉइंट बार से यहाँ डिपोजिट हो गया। जहाँ पे लो फ्लो वेलोसिटी होगी वहां पे तुम्हारा क्या, मड साइज के जो पार्टिकल होंगे, क्ले साइज के, वो डिपोजिट होंगे। और जहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी एवरेज है वहां पे सैंड साइज, और जहाँ पे वेलोसिटी हाई है वहां पे क्या होंगे, तुम्हारे ग्रेवल टाइप के मटेरियल सेटल होंगे। डिपोजिशन तब होता है जब फ्लो स्लैगिश होता है। स्लैगिश का मतलब होता है सुस्त फ्लो। जब धीरे धीरे ना सुस्त फ्लो में क्या होगा, तुम्हारा वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। और जो बैड लोड है वो ज्यादा और कैरी नहीं हो सकता है, क्योंकि वेलो बैड लोड जो पार्टिकल्स कैरी तभी होंगे जब स्ट्रीम की फ्लो वेलोसिटी हाई होगी। देख, जैसे ही कंटिन्यूस तुम्हारा इरोजन चलता रहता है यहाँ पे इसका, जैसे ही कंटिन्यूस इरोजन चलेगा
तो इरोजन से क्या होगा कि ये पार्ट ना तुम्हारा बढ़ता जाएगा और तुम्हारे इनर पार्ट पे डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। उनको अपन पॉइंट बार्स कहते हैं। तो ये जैसे तुम्हारे जो लूप बन गए ना, इन लूप्स को क्या बोलते हैं? मीएंडर लूप्स बोलते हैं। जो डीपेस्ट पार्ट तुम्हारा जो चैनल का होता है ना, वहाँ फास्टर फ्लो होता है। और जो कोरोजेस्ट जो मटेरियल होता है ना, वो कैरी करते हैं। बैड लोड मटेरियल होगा तुम्हारा कोरोजेस्ट, नीचे ही नीचे ना सबसे जो मोटे पार्टिकल्स होंगे वो डिपॉजिट होंगे। जो तुम्हारा हायर पार्ट ऑफ द चैनल होगा, देखो, ये तुम्हारा डीपेस्ट पार्ट ऑफ द चैनल है, यहाँ पे फ्लो हाई रहेगा। ये और ये हाईएस्ट पार्ट है, ठीक है, ये हाईएस्ट पार्ट ऑफ द चैनल है। यहाँ पे तुम्हारी वेलोसिटी कम कम रहेगी और फ्रिक्शन सबसे ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे स्लोअर फ्लो रहेगा। अगर स्लोअर फ्लो रहेगा तो यहाँ पे तुम्हारे स्लोअर फ्लो की वजह से जो फाइनर जो पार्टिकल रहेंगे, जो धीरे धीरे ना फाइन पार्टिकल तुम्हारे इनर बैंक पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, ये तुम्हारा इनर बैंक है और ये तुम्हारा आउटर बैंक है। आउटर बैंक पे इरोजन होगा धीरे धीरे और इनर बैंक पे धीरे धीरे डिपोजिशन होगा। ठीक है, ये आज के टाइम पे जो रिवर्स जो बार है तुम्हारे इस टाइप के स्ट्रक्चर में मिलते हैं, ऐसे लेमिनेटेड। ये बहुत ही थिन पार्टिकल है जो फ्लूवियल एनवायरनमेंट में डिपॉजिट हुए थे आज से कुछ हजार साल पहले। कभी कभी क्या होता है कि जब तुम्हारा फ्लो स्टेज वाटर का हाई होता है, तो तुम्हारा क्या होता है कि रिवर का जो मिएंडर होता है, मिएंडर जो लूप होता है ना, वो इस टाइप का होता है। लेकिन जो वाटर है ना, वाटर इसके ऊपर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वाटर हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करेगा। तो जैसे ओवरफ्लो रहेगा, तो उसके लिए जो लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ है वो ये वाला पाथ बन जाएगा। तो जैसे ये इधर से फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, तो यहाँ पे भी इरोजन होगा। जैसे जैसे ये क्यूट चैनल बनेगा, क्यूट चैनल का इरोजन होगा, तो ये धीरे धीरे वाइड होता जाएगा। और इसको ना स्कोर कटिंग बोलते हैं, इस प्रोसेस को स्कोर कटिंग। जैसे ये इसमें और ज्यादा इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ से बिल्कुल फ्लो बंद हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी वजह से तुम्हारा क्या होगा, एक लेक बनती है जिसे बोलते हैं ऑक्सो बाउल लेक। देखो, यहाँ पे ये पहले इस टाइप की थी। तो जैसे ही तुम्हारा हाई फ्लो स्टेज की वाटर आया, जैसे फ्लो ज्यादा हो गया, फ्लो ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वाटर यहाँ से फ्लो होके डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। तो ये जो तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा जो लूप है ना, ये कट ऑफ हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ऑक्सो बाउल लेक। और ऑक्सोबाउल लेक ना एक इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट है। यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें ना कोई वाटर फ्लो नहीं रहेगा, यहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर रहेगा। अब स्टैग्नेंट वाटर में क्या होगा, हमारे ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे। ठीक है, और कभी कभी नदी में बाढ़ आएगी ना, तो जो सिल्ट साइड जो तुम्हारी जो सिल्ट होगी ना, वो यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगी। तो इस टाइप की जो एनवायरनमेंट होगी ना, उनको ऑक्सो बाउल लेक एनवायरनमेंट कहेंगे। और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, तो चैनल्स फिल्ड विद द फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स, यहाँ पे फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स मिलेंगे। और यहाँ पे वेजिटेशन भी डेवलप हो सकता है, तो समटाइम्स ऑर्गेनिक मटेरियल भी यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे तुम्हारे। ये मिएंडरिंग है, मिएंडरिंग ऑफ लेक्स, और इसको मिएंडरिंग लूप बोलते हैं। तो मिएंडरिंग क्यों होती है, इरोजन जो होगा तुम्हारा आउटर बैंक पे होगा। यहाँ पे तुम्हारा ना इरोजन होगा, इरोजन की वजह से ना ये तुम्हारा लूप बढ़ता जाएगा। और ये इनर जो पार्ट है तुम्हारा, इनर पार्ट पे क्या होगा, डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ये अपनी पोजीशन धीरे धीरे चेंज करती रहती है। जो फ्लड जो प्लेन डिपॉजिट होंगे तुम्हारे, फ्लड जो फ्लड प्लेन डिपॉजिट तुम्हारे जब होंगी, जब तुम्हारे ना फ्लड की सिचुएशन बनती है, जब तुम नदी ओवरफ्लो हो जाएगी, तब क्या होगा, फ्लड प्लेन डिपॉजिट हो गया। फ्लड प्लेन डिपॉजिट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो होती है कि इसमें जो सस्पेंशन लोड होंगे ना, वो मेनली होगा तुम्हारा क्ले होगा, सिल्ट साइज डेब्रीज होंगे, जो जितने भी जो फाइन मटेरियल होंगे ना, वो तुम्हारे मिलेंगे फ्लड प्लेन में। दूसरा,
जैसे फ्लड आएगी ये हाई वेलोसिटी से आएगी और वेलोसिटी धीरे 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 तुम्हारी क्विकली जल्दी से नीचे गिर जाएगी। तो जब भी तुम्हारी हाई वेलोसिटी आती है तो हाई वेलोसिटी में क्या होगा, तुम्हारा इरोजन होगा। और नदी के साइड में जो तुम्हारा जो फ्लड जो तुम्हारा एरिया होता है उस एरिया में क्या होता है, सैंड साइज जो पार्टिकल पहले से होगा उनका इरोजन होगा। तो उन सब पार्टिकल्स का इरोजन होगा हाई वेलोसिटी की वजह से। और जैसे ही फ्लो वेलोसिटी धीरे धीरे फॉल होगी तो तुम्हारा ना जो सैंड और सिल्ट सस्पेंडेड जो लोड है वो डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा उनका। और अगर फ्लो वेलोसिटी लो होती है तो लेमिनेशंस बनती है, तो लेमिनेशंस भी इसमें प्रेजेंट होंगी। रिपल मार्क्स, ठीक है, करंट रिपल मार्क्स और जो क्लाइंबिंग रिपल मार्क्स है तुम्हारे वो भी बनेंगे फ्लो वेलोसिटी की डिक्रीज होने से। तो ये क्लाइंबिंग रिपल्स क्या होते हैं, ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं तुम्हारे ऊपर नीचे क्लाइंबिंग वाले स्ट्रक्चर। तो ये ना फ्लड प्लेन में बने हुए होते हैं। जैसे तुम्हारी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो तुम्हारे इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। क्विक वेलोसिटी क्विकली डिक्रीज हुई होती है तब। डिपोजिशनल स्ट्रक्चर जो फ्लड प्लेन में ना ऑब्जर्व किए जाते हैं, एक तो ना थिन बेड बनेंगे। और थिन बेड में क्या हो सकता है, तुम्हारा सैंड हो सकता है, मड हो सकता है, ठीक है। और जो इनिशियली जो रैपिड फ्लो होगा उसका एविडेंस मिलेगा। इस एविडेंस से अपन क्या पता लगा सकते हैं, जो जो पैरेलल लेमिनेशन मतलब कि जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे उनके ना पैरेलल लेमिनेशंस बनेंगी। और जैसे जैसे और तुम्हारे क्लाइंबिंग रिपल लेमिनेशंस बनेंगे। ये जो थिन शीट होती है इनकी जो थिकनेस होती है कुछ सेंटीमीटर भी हो सकती है, 100 मीटर भी हो सकती है, किलोमीटर्स भी हो सकती है, ठीक है। अगर जोरदार फ्लो तुम्हारे अगर ज्यादा विग्रस फ्लड आती है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, तुम्हारा जो बेस है तुम्हारा ओवर बैंक्स है उनका ना इरोजन हो जाएगा। तो इरोजन की कौन से ओवर बैंक पे कौन से पार्टिकल्स मेनली होते हैं, सैंडस्टोन के बेड होता है तो उन सब का इरोजन हो जाएगा। डेसिकेशंस, जो क्रैक्स होते हैं, डेसिकेशन का मतलब होता है सूखना। जैसे तुम्हारी मिट्टी जो मड होती है वो सूखती है तो उसमें कुछ क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट मार्क्स है, तो मड क्रैक्स बोलते हैं उनको। तो वो भी तुम्हारा क्या क्या बताता है कि फ्लड प्लेन एनवायरनमेंट था। एविडेंस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन के भी एविडेंस मिलते हैं। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे बताती हैं कि डिपोजिशन कौन से एनवायरमेंट सॉरी डिपोजिशन फ्लड प्लेन एनवायरनमेंट में हुआ होता है। ये किसी को कोई डाउट है फ्लूवियल एनवायरनमेंट में? यस सर। बताओ नारायण हेलो सिंह। बोलो नारायण कुमार। सर। हम्म, अभी जो आपने बताया बार पॉइंट या हम्म, फिर हाँ हाँ। माइग्रेशन या फिर चैनल हम्म, माइग्रेशन, तो हम्म। सर इसमें डेल्टा, अगर कहीं डेल्टा बनता है या फिर कहीं टापू बनता है तो वो कौन से प्रोसेस से बनेगा? सर देखो, अभी ना अपन देख रहे हैं, पता कौन सा डेल्टा का जो प्रोसेस आएगा ना, अभी आ गया। अभी अपन ने नदी सिर्फ बनाई है, ठीक है न। डेल्टा पता है कब यस बन सर। डेल्टा तब बनता है जब तुम्हारी नदी समुंदर में जाके मिलती है। अभी नदी रास्ते में ही है, समुंदर में गई नहीं है। जब जाएगी तुम्हारा डेल्टिक एनवायरनमेंट, तुमने पहली क्लास तो ली नहीं है, तब मैंने सारे एनवायरनमेंट्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन सा एनवायरनमेंट कहाँ पे जाके मिलकर बना हुआ होता है। देखो। सर तो बार पॉइंट अभी बताया ना आपने, जब हम्म, वो सेडिमेंट सेटल होते हैं, हम्म। सर ये वैसा ही तो प्रोसेस है जिसमें डेल्टा बनता है? हाँ वैसा ही प्रोसेस है। रिवर ही तो डेल्टा बनाएगी। देख, ये बताता हूँ तेरे को। ये यहाँ से रिवर बनना स्टार्ट होगी, तुम्हें पता है रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, हिमालय वगैरह मतलब कि ऊंची जगह से आती है रिवर्स, ठीक है। तब अगर ऊंची जगह से आती है तो इनकी वेलोसिटी हाई होती है, यहाँ से सेडिमेंट्स कैरी करती हैं। जैसे ये सेडिमेंट्स कैरी करेंगी ना तो जैसे डाउन स्ट्रीम में आएंगी, ये अप स्ट्रीम है इनका, जैसे डाउन स्ट्रीम में आएंगी ना तो धीरे धीरे इनकी ना वेलोसिटी अलग होने लग जाएगी। एक रिवर की कई ट्रिब्यूटरीज होती है, जैसे राजस्थान में जो चंबल जो रिवर है ना वो यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। काफी नदियां ना अलग अलग हो जाती है। और तो ये यहाँ पे ना रास्ते में ना अभी अलग अलग नदियों में या फिर अलग अलग छोटी छोटी स्ट्रीम में बट गई है। और इनमें है ना कोई जैसे एक स्ट्रीम मान लो, तुम्हारी कोई भी एक स्ट्रीम पकड़ लो, जैसे
ये स्ट्रीम पकड़ ली तुमने, ये स्ट्रीम क्या होगी आगे जाके ना तुम्हारी समुंदर में जाएगी, तो वहां पे बनेगा तुम्हारा डेल्टा। तो डेल्टा बनने का जो प्रोसेस है वो आगे आएगा, अभी अपन रास्ते में ही है। ठीक है। हेलो। हेलो। ओके सर। हाँ, और किसी को कोई डाउट है? यस सर। बताओ। हेलो। हाँ, बताओ बताओ। सर एक और डाउट है, ये जो एक कंसेप्ट बताया आपने हम्म। यूनिफॉर्मिटेशन हाँ, का, प्रिज्म का, यूनिफॉर्मी सर उसमें ट्रेंड। आपने कहा कि यूनिफॉर्म चेंजेज होते हैं सेडिमेंट्स में, नहीं, मतलब यूनिफॉर्म। पीछे पूरे। यूनिफॉर्म मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है। आज के टाइम पे जियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, आज के टाइम पे तुम्हारी कोई नदी है, वो डिपोजिशन कर रही है, वो सेडिमेंट्स बना रही है, तुम्हारे मरीन एनवायरनमेंट में किसी टाइप का तुम्हारा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है। तो जो जियोलॉजिस्ट है वो ये मान के चलते हैं कि आज जो प्रोसेस हो रहा है ना, वो हजारों साल पहले भी वही प्रोसेस हो रहा था। तो सेडिमेंट्स उस प्रोसेस से ही बन रहे हैं। तो अपन आज के टाइम पे स्टडी करते हैं इन प्रोसेस का, तो अपन पता लगा सकते हैं, अपन ये मान के चलते हैं कि आज के टाइम पे जो पर्टिकुलर सेडिमेंट्स इस प्रोसेस से बन रहे हैं ना, तो एंशियंट टाइम में वो सेडिमेंट्स, वो पार्टिकल उसी प्रोसेस से मिलकर बना हुआ होता था। इसकी दोबारा बताऊं या फिर आया कुछ समझ में? हेलो। सर समझ में तो आ गया, मतलब प्रोसेस की बात करें तो सेम ही होगा, पर सर प्रेशर और, सर हाँ, हेलो। हाँ बोलो। सुन रहा हूँ मैं। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ, बोलो। हेलो। सर मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का सर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा थ्रू प्रे आउट द आप टाइम। प्रेशर और टेम्परेचर सबका इफेक्ट पड़ेगा भाई, सबका पड़ेगा। सबका प्रोसेस, सबका इफेक्ट होता है, लेकिन आज जो क्लाइमेट है ना, उस क्लाइमेट से आज जो क्लाइमेट है वो पहले भी क्लाइमेट था, पहले भी बारिश होती थी, आज भी बारिश होती है। ठीक है, गर्मी सर्दी आज भी था, पहले भी था। अगर कोई चेंजेस भी होता है तो वो माइनर चेंजेस होता है, और माइनर चेंजेस का इतना तो अपन पता नहीं लगा सकते। ये सिर्फ एक थ्योरी है, और तो थ्योरी भी ये मान के चला हुआ है उन लोगों ने। ओके सर। ठीक है। और कोई डाउट है तो कल क्लास रहेगी, क्योंकि ये क्लास मिस हो गई थी, कल की होनी थी, तो कल भी क्लास रहेगी। और किसी को कोई डाउट है ना, तो परसों डाउट क्लास रहेगी। कल क्लास है सेडिमेंटोलॉजी की, परसों डाउट क्लास रहेगी। परसों डाउट पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मतलब कल भी पूछ सकते हैं, मतलब क्लास के बाद कल क्लास होगी, तो कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है तुम में से। तो इस और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, नहीं है तो अटेंडेंस दे दो। भावना। Yes, sir. हेमंत बोरा। यस सर। मानव। मानव नहीं है। नमन कुमार। नहीं है। नरेश सिरवी। यस सर। नहीं है। प्रियांक शर्मा। यस सर। सचिन टाक। प्रेजेंट सर। वरुण कौशिक। यस सर। वीरेंद्र राठौड़। वीरेंद्र राठौड़। विवेक सिंह। नहीं है। उज्जवल।
प्रेजेंट सर। ठीक है। प्रंजुल सिंह, ये भी नहीं है आज। गणेश बोस, यस सर। नाजमीन, प्रेजेंट सर। ठीक है। बंशी प्रजापत, ये भी नहीं है। सवाई सोलंकी, एब्सेंट। ऋषिका, एब्सेंट। प्रदीप सिंह चारण, यस सर। नारायण कुमार प्रेजेंट। भगवती देवरा, नहीं, एब्सेंट। सुरेंद्र सिंह, प्रेजेंट सर। दिनेश मेहता, एब्सेंट। टावराम सेन, प्रेजेंट सर। पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह, एब्सेंट है। यश गहलोत, प्रेजेंट सर। दिलीप चौधरी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अब्देस अली, प्रेजेंट सर। लोकेंदर, प्रेजेंट सर। दानिश, एब्सेंट। प्राची, प्राची प्रेजेंट। रौनक जांगिड़, एब्सेंट। विकास जाखड़, यस सर। विकास जाखड़। विवेक ढाका, विवेक ढाका, एब्सेंट। गोपाल, यस सर। ओके। जसदीप सिंह, नहीं है, एब्सेंट। महिपाल सिंह, राहुल प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। राहुल चौहान, प्रेजेंट सर। ओके। ठीक है, किसी का अटेंडेंस बच रही है तो बताओ। ठीक है, जा सकते हो।